हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 से लेकर 9 जुलाई 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, कौन कौन चर्चा में रहे हैं, क्या करंट अफेयर है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQ भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। ये दिन 1 जुलाई को मनाया जाता है पूरे भारत भर में। 2023 के लिए इसका विषय यानी थीम रखा गया है सेलिब्रेटिंग रिजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। थीम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, सेलिब्रेटिंग रिजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स इस साल की थीम है। डेट आपको याद रखना है 1 जुलाई। अब भारत में जो डॉक्टर्स डे है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। 1991 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तब से लेके हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और भारत के महान चिकित्सक थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो इनका जन्मदिवस पड़ता है 1 जुलाई को। तो इनके जन्मदिवस में इनके सम्मान के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। ये दिन पूरी तरह से समर्पित है भारत में जो डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोक सेवा में, उनके लिए। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से थीम। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1991। किनके सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। और डेट फिर देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बने हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के सीनियर IPS अधिकारी हैं रवि सिन्हा। इनको खुफिया एजेंसी रॉ आपने सुना होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा भी होगा। तो रॉ के नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा। रॉ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रॉ का फुल फॉर्म होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चीफ बन गए नए कौन? रवि सिन्हा। इन्होंने जगह किसकी ली है? तो अभी प्रेजेंट में जो चीफ हैं सामंत कुमार गोयल, इनकी जगह रॉ के नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा। फिर है अमित अग्रवाल। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIADI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यहाँ के नए CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल इनका नाम आपको याद रखना है। फिर है RBI से न्यूज़। तो नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं RBI के S जानकी रमन। S जानकी रमन RBI के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं नए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो हर एक एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए। RBI में देखिए एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इन्हीं चारों में से MK जैन थे। MK जैन की जगह अब S जानकी रमन जी डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। RBI के बारे में और बात करते हैं तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत में बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है RBI एक्ट है, RBI एक्ट 1934। इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जब स्थापना हुई थी तब मुख्यालय था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका मुख्यालय आ गया कहाँ पे? मुंबई में। प्रेजेंट में हमारे गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास जी। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और जैसा कि मैंने बताया कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक अभी बने हैं S जानकी रमन। तो बाकी के 3 कौन हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। एक है MD पात्रा जी, फिर हैं T रविशंकर जी, इसके बाद है M राजेश्वर राव और चौथे हैं S जानकी रमन। तो ये सारे फैक्ट आपको RBI से रिलेटेड याद रखने हैं। फिर आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, और ये जो टाइटैनिक मूवी थी ये एक रियल घटना पे आधारित मूवी बनाई गई थी, आप सभी को पता ही होगा। तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी छोड़ी गई थी। जो वहाँ पे मलबा है टाइटैनिक जहाँ पे डूबा था, वहाँ पे एक पनडुब्बी गई थी। ये पनडुब्बी में एक हादसा हो गया और इसमें जितने भी लोग थे सभी की यहाँ पे मृत्यु हो गई। 5 लोग इसमें थे और 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इस पनडुब्बी का नाम था टाइटन।
कौन सी जहाज़ थी? टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए पनडुब्बी थी टाइटन, जो समुद्र के गहराई पे गई और उस पर हादसा हो गया। तो इसका नाम आपको याद रखना है। फिर हैं प्रिशा निकजू। तो ये 5 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची हैं और ये एक तरह से विश्व रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट और इसका बेस कैंप जो है ये भी सबसे ऊंचा बेस कैंप है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बेस कैंप तक पहुंचने वाली ये सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने बेस कैंप तक की यात्रा तय की है। इसके बाद है निवृत्ति राय। ये इंटेल इंडिया की हेड थी। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इंटेल इंडिया से जुड़ी थी और वाइस प्रेसिडेंट भी थी निवृत्ति राय। इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। फिर है एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम विक्रम। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुपर कंप्यूटर है या कोई रोबोट है, कोई ऐप है, तो उनका नाम। तो परम विक्रम, सबसे पहले तो आपको इस सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है। ये जो सुपर कंप्यूटर है तो इसरो के फिज़िकल रिसर्च लैब अहमदाबाद में है, वहाँ पे स्थापित किया गया है और हाल ही में इसने काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए चर्चा में रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। परम विक्रम, आपको इसका नाम याद रखना है। और इसमें 1000 GB की रैम इंस्टॉल की गई है। इतना फास्ट है ये, इसमें 1000 GB की रैम भी इंस्टॉल की गई है। इसके बाद है क्रिश्चियन रॉबर्टो। तो ये हाई हील्स पहनकर इन्होंने दौड़ लगाई और 100 मीटर दौड़ लगा के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो स्पेन के हैं ये क्रिश्चियन रॉबर्टो लोपेज रोड्रिग्स, इनका पूरा नाम है। इन्होंने 100 मीटर दौड़कर हाई हील्स पहनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने ये जो दौड़ है ये 2.7 इंच की स्टिलेटो हील पहनकर रिकॉर्ड बनाया है और महज 12.85 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर दौड़ लगाई है। जो पुराना रिकॉर्ड था ये जर्मनी के आंद्रे का था, जिन्होंने 14.2 सेकंड में इस दौड़ को पूरा किया था। अब नया रिकॉर्ड हो गया है 12.85 सेकंड का। फिर यहाँ पे जर्मनी से न्यूज़ है। जर्मनी में जो नोर्डलिंगेन है, यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान यहाँ पे 3000 साल पुरानी तलवार निकली है। ये जो तलवार है ये कांसे की है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। और 3000 साल पुरानी ये तलवार मानी जा रही है। तो यहाँ से आपको बस जर्मनी याद रखना है, जर्मनी में ये पाई गई है। इसके बाद है नंदन नीलेकणी। ये क्यों चर्चा में रहे हैं? तो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं ये नंदन नीलेकणी। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए डोनेट किया अभी हाल ही में। ये आईआईटी बॉम्बे से ही पास आउट हुए थे और पास आउट होने के 50 साल पूरे होने के खुशी में इन्होंने 315 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इससे पहले भी ये 85 करोड़ रुपए वहाँ पे दान दे चुके हैं। तो टोटल इनका अमाउंट हो गया है 400 करोड़ रुपए का। कहाँ पे दिया है? आईआईटी बॉम्बे को। इसके बाद है वीनर जितुंग। ये 320 साल पुराना अखबार है। हाल ही में इसका दैनिक प्रकाशन बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना से ये प्रकाशित होता था। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इस अखबार का नाम वीनर जितुंग। कहाँ से प्रकाशित होता था? वियना से। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। तो 320 साल पुराना ये दैनिक समाचार पत्र है जिसका हाल ही में प्रकाशन बंद कर दिया गया है। इसके बाद हैं रोहित जावा अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के CEO बन गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, रोहित जावा। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ है। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित एक बूस्टर वैक्सीन है जिसे लॉन्च किया है। वैक्सीन का नाम है यहाँ पे GIMCOVACORM। हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या नाम है, GIMCOVACORM। इस बूस्टर वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। आप इसे शॉर्ट में ऐसे पढ़ सकते हैं, जिम कोवैक ORM। तो इस बूस्टर वैक्सीन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा।
इसके बाद राज्यों में पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए 16 राज्यों को 56,414 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त और लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन देने का निर्णय लिया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अमाउंट कितना है, 56,415 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के वीडियो की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र के दौरे पे गए थे, जहाँ पे उन्हें मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इसका नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये मिस्र का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। अब क्योंकि मिस्र चर्चा में रहेगा यहाँ पे, तो इससे फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो इनके यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतह अल सीसी, मुद्रा है यहाँ पे मिस्री पाउंड, राजधानी है कायरो। तो ये फैक्ट भी, स्टैटिक भी आपको याद रखने हैं मिस्र से रिलेटेड। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक स्पेस मिशन था जिसका नाम था नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये एक मिशन था जिसको हाल ही में रद्द कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो ऑस्ट्रेलिया का बजट है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर जा रहा था इस मिशन के कारण। तो उस बजट में सुधार लाने के लिए नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये जो कार्यक्रम था, मिशन था, इसको अभी रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिशन का नाम याद रखना है और किस देश से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है। फिर यहाँ पे भारत और फिलीपींस के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में एक द्विपक्षीय सहयोग वार्ता हुई थी, जहां पे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका नाम याद रखना है। और फिलीपींस के जो विदेश मंत्री हैं एनरिक ए मनालो, इनका नाम याद रखना है। तो दोनों ही मंत्रियों के बीच में ये बैठक हुई थी द्विपक्षीय सहयोग पे, जहाँ पे भारत और फिलीपींस ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग का दायरा बढ़ाने पे बल दिया है। इस पे डिस्कशन किया गया। इसके अलावा आर्थिक संबंध, व्यापार, निवेश तथा स्वास्थ्य, फार्मा, पर्यटन, हवाई सेवाएं, कृषि और अंतरिक्ष, इन क्षेत्र पे भी सहयोग पे चर्चा हुई। किस तरह से दोनों देश मिल के आपस में इन क्षेत्रों में साथ काम कर सकते हैं और आगे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो अगर आप मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम का अप्लाई कर रहे हैं, कुछ उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो पूरे देश भर में जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश फर्स्ट प्लेस पे रहा है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। इसके बाद एक फैक्ट याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन था, वहाँ पे उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की, जिसमें इम्पोर्टेंट ये था कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि थी, जिसमें 25,000 रुपये दिए जाते थे, इसको बढ़ा के 30,000 रुपये किया जाएगा। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25,000 से बढ़ के 30,000 कर दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ग्वालियर के पाल, बघेल और धनगर समाज के सम्मेलन में पहुंचे और उसका शुभारंभ किया और वहां पे घोषणा की कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का ग्वालियर में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। तो अहिल्याबाई होलकर जी का स्मारक कहाँ पे बनाया जाएगा, याद रखना आपको, ग्वालियर में। इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया कि मध्य प्रदेश में 33 नए सीएम राइज विद्यालयों के निर्माण के लिए 1335 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अमाउंट याद रखना है, 1335 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी स्वीकृति दी गई है 33 सीएम राइज विद्यालयों के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण को 2 वर्षों के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, इन्हें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला सवाल है यहाँ पे, मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द था, ये किसे निर्दिष्ट करता था, आपको ये बताना है। तो ये निर्दिष्ट करता था सिक्के को। इसके बाद है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में
कुलाह दारन ये कौन कहलाते थे? ये कहलाते थे सैयद। फिर आपको बताना किसके राजकाल में योग वरिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये हुआ था अकबर के कार्यकाल में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये सभी प्रसिद्ध थे क्योंकि ये नाटककार थे। फिर प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में घंटाशाला, कदूरा तथा चौल ये किस लिए विख्यात थे? ये विख्यात थे क्योंकि ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। फिर है बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये संकलन मिलता है विनय पिटक में। नेक्स्ट है किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो ये शासक थे कनिष्क। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? अब देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने नाम दिया था, क्यों कहा जाता है? तो ये नाम दिया गया था डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के द्वारा। फिर विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? सर्वप्रथम ये मनुस्मृति में पाया गया है। फिर आपको बताना है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है देवगढ़ में। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया था? आरिज ए मुमालिक ये किसे कहा जाता था? तो ये सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था इसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तो किस सुल्तान ने इन्हें नियुक्त किया था? तो सुल्तान थे कैकुबाद। फिर है विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय शासक था रामचंद्र देव। फिर है किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उसे उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया था? तो ये शासक था बाबर। फिर किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो ये शासक है हुविष्क। फिर वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बनाया था? तो ये शासक थे उदयन। फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? तो प्रतीक है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करने का। फिर सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है? तो सबसे ज़्यादा समर्पित है इंद्र को। फिर किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये है सुत्त पिटक में। नेक्स्ट आपको बताना है वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये चोल नरेश थे राजराज प्रथम। आगे सामान्य ज्ञान खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भवानी देवी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये प्रतिनिधित्व करती हैं तलवारबाजी में। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम। फिर किस देश के नाम T20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है? तो रिकॉर्ड है दक्षिण अफ्रीका के नाम। फिर है फीफा ने वर्ष 2022 के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए हैं एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज नाम याद रखिएगा। फिर वर्ष 2020 में किस देश ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? तो 2020 में अंडर 19 विश्व कप जीता है बांग्लादेश ने। फिर इनमें से किस क्लब ने सबसे ज़्यादा बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीती है रियल मैड्रिड की टीम। फिर है इस वर्ष इंडियन मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इस वर्ष चैंपियन बने कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट है आईपीएल 2023 में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे कौन सी कैप मिलती है? उसे मिलती है पर्पल कैप। फिर है फ्रेंच ओपन 2023 की उप विजेता कैरोलिना मुचोवा
ये किस देश की खिलाड़ी हैं, किस देश के लिए खेलती हैं? तो ये खिलाड़ी हैं चेक रिपब्लिक की। फिर टेबल टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में जगह मिली थी, यानी किस साल इसे शामिल किया गया था? तो ये हुआ था वर्ष 1988 में। फिर हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी ज़्लाटान इब्राहिमोविक, ये किस देश के लिए खेलते थे? तो ये खेलते थे स्वीडन के लिए। फिर इनमें से कौन कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नहीं रहा है? 4 ऑप्शन में देखिए, सौरभ गांगुली जो हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं रहे हैं। फिर इस वर्ष संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इस वर्ष जीता है कर्नाटक। नेक्स्ट है लियोनेल स्कलोनी। लियोनेल स्कलोनी, आपको बताना है कि किस देश के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं ये? तो ये मुख्य कोच हैं अर्जेंटीना की टीम के। फिर बीसीसीआई ने वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है? तो खिलाड़ियों की संख्या है 26। फिर इस वर्ष फार्मूला 1 चैंपियनशिप की पहली रेस किस देश में आयोजित की गई थी? तो इस वर्ष पहली रेस आयोजित की गई थी बहरीन, ये थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। फिर आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है कनाडा का। फिर भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट में किस क्लब के लिए खेलते हैं? ये काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं ससेक्स के लिए। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है कनाडा ने। फिर हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप, इसका आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये खेला जाता है भारत में। नेक्स्ट है इस वर्ष मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इस वर्ष चैंपियन बने हैं विक्टर एक्सेल्सन। फिर FIH वुमेंस नेशंस कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो पहला संस्करण था इसलिए इम्पोर्टेंट है, और भारत ने जीता था इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है एर्लिंग हॉलैंड। एर्लिंग हॉलैंड ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? ये बताना है। तो ये फुटबॉल खेलते हैं नॉर्वे के लिए। फिर इनमें से किस देश के खिलाफ अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला है? अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था भारत के खिलाफ। फिर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी, कितने टीमें हिस्सा लेंगी? तो टोटल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके बाद स्मृति शेष देखते हैं। तो अमूल गर्ल के रचनाकार हैं यहाँ पे सिल्वेस्टर, इनका पूरा नाम था सिल्वेस्टर द कुन्हा। इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के स्टार हैं राजीव मिश्रा। 1997 में इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स में आयोजित हुआ था जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। यहाँ पे भारत के प्रमुख स्ट्राइकर थे। तो हाल ही में 46 साल की उम्र में इनका भी निधन हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ये स्टार थे राजीव मिश्रा, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे हॉकी में। तो यहाँ से 2 नाम आपको और याद रखने हैं। इसके अलावा इस बार के जो एडिशन था, इस बार का ये जो एडिशन इस वीक का, इसमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड अपडेट्स नहीं थे, स्पोर्ट्स से न्यूज़ नहीं थी, तो उस वीडियो में कवर नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट एडिशन में अगर वो आते हैं साथ में तो हम साथ में कवर कर लेंगे दोनों वीक के स्पोर्ट्स अफेयर को। बाकी आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा अगला प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगज़ीन मानी जाती है, इसका भी विश्लेषण एनालिसिस अवेलेबल है। जुलाई की सीरीज़ के तीनों ही पार्ट अवेलेबल हैं, उसे आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दूसरे न्यूज़पेपर मैगज़ीन हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली वोकैब है, GK करंट अफेयर, सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल है, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।